हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के बाद पढ़े यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के बाद आज हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाने में यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि नॉमिनेटिव का अर्थ होता है कर्ता कारक, ठीक है, और एब्सोल्यूट मतलब होता है स्वतंत्र। ध्यान से जान जाइएगा, नॉमिनेटिव मतलब कर्ता कारक और एब्सोल्यूट मतलब होता है स्वतंत्र। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो वही डिफिनेशन मैंने लिखी है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। अर्थात एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट होता है जो वाक्य में पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, उस पर किसी का कोई प्रेशर नहीं होता, यानी वो प्रिंसिपल होता है। दूसरा, यानी इसी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग जो है हम पार्टिसिपल से पहले करते हैं, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग पार्टिसिपल से पहले होता है। तीसरा टॉपिक लिखा हूं कि ऐसे जो स्वतंत्रकर्ता कारक हैं इनका कोई भी प्रभाव वाक्य के वर्ब पर नहीं पड़ता है। और फिर इसमें लिखा हूं क्योंकि ये ना तो किसी फाइनाइट वर्ब का कर्ता होते हैं ना ही कर्म का। तो फाइनाइट वर्ब को हम लोग यानी फिनिट वर्ब को पहले ही वीडियो में पढ़ा चुके थे, यूज ऑफ पार्टिसिपल से पहले सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में। तो फिर से बता दूं कि फाइनेटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने रूप को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा कि इज, एम, आर, वाज, वेयर जब एम भी के रूप में हो, और जब एम भी के रूप में होंगी तो याद रखना हमेशा इनके साथ एडजेक्टिव होंगी, ये पांचों लोग। तो आपको इनको किसमें करना है, बीइंग में। और जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आपको हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तीसरा लिखा हूँ इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में हो तो हमको क्या यूज करना है, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आसान भाषा में बताऊं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दो लोग रहेंगे, अर्थात दो सब्जेक्ट हमारे अलग अलग हो सकते हैं। अधिकतर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आप नेचर से रिलेटेड बातें पाएंगे, जैसे वेदर हो गया, क्लाउड हो गया, सन हो गया, इट हो गया, ऐसे अधिकतर सब्जेक्ट बनते हैं। और ये बोर्ड में इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आ भी चुके हैं। छोटे छोटे वाक्य होते हैं लेकिन बड़ा टफ होते हैं। जैसे मैंने पहला लिखा है सेपरेट में, इट वाज ए हॉलीडे। दूसरा है द स्टूडेंट डिड नॉट गो टू स्कूल। तो ये पार्टिसिपल के ही तरीके से होते हैं। फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि इसमें दो सेंटेंस रहेंगे, दो अलग अलग रहेंगे। तो एक सेंटेंस हमारा रीजन बनता है, कारण बताएगा, दूसरा रिजल्ट यानी परिणाम। तो रिजल्ट वाले वाक्य में आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है रीजन वाले में। तो आप लोग कैसे सोच रहे होंगे, कैसे आप लोग हम लोग जानेंगे कि रीजन रिजल्ट। अच्छा यहाँ देखिए, विद्यार्थी स्कूल क्यों नहीं गए, इतना तो क्वेश्चन आप लोग खुद ही पुटअप कर सकते हो ना। विद्यार्थी स्कूल क्यों नहीं गए, तो कोई बोलेगा इट वाज ए हॉलीडे, चूंकि क्या थी, हॉलीडे। अभी देखिए वाज एमवी के रूप में होगा, या तो एडजेक्टिव या तो नाउन कॉम्प्लीमेंट, याद रखिएगा। तो ये देखिए इट स्वतंत्र है ना, इट यहाँ किसकी हो सकता है, दिन की, कोई नेचर से रिलेटेड, या दिन समय कुछ भी, तो छुट्टी था। तो इट कौन सा कारक है, स्वतंत्र, यानी कौन सा सब्जेक्ट है, स्वतंत्र है। तो देखिए इसी को हमको क्या करना है, पार्टिसिपल से पहले प्रयोग करना है, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सब्जेक्ट को जो स्वतंत्र रहेगा उसे आपको पहले लिखना है। फिर देखिए वाच को अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट में हमने क्या लिख कर दिया, इट बीइंग ए हॉलीडे। फिर आपको कामा लगाना, कामा लगाने के बाद जो रिजल्ट है उस वाक्य को हमको कामा के साथ टोटल उतार देना है, दूसरे वाक्य में कुछ भी नहीं करना है। अगला एग्जाम्पल है द सन रोज, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। अब हमें दूसरे ही वाक्य से पता देखें, दो लोग बताए हो ना, सन अलग है, स्टार्स अलग है, दो लोग अलग अलग होते हैं।
तो एक उन्हीं में से एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तारे क्यों आसमान में हैं? तो देखो भैया, सूर्य उदय हुआ, द सन रोज, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस गलत हो गया है। एग्जाम्पल में रोज नहीं रहेगा, सेट रहेगा, मैंने गलती कर दी थी। तो ध्यान से देखिए, द सन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। अब क्वेश्चन करिए कि तारे आसमान में क्यों आए? क्योंकि देखिए सूर्य क्या हो गया, अस्त हो गया। अब सन क्या है? सन प्रिंसिपल है, इस पे किसी का कोई प्रेशर नहीं होता, ये स्वतंत्र यानी प्रिंसिपल सब्जेक्ट होता है। जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा तारे आसमान में आ नहीं सकते। तो रीजन क्या हुआ तारों का आसमान में आने का? सूर्य का अस्त होना। तो ये देखिए सन प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, हमने क्या किया, पहले लिखा हैविंग, और यहाँ पे जो राइजन लिखा था उसकी वजह से गलती, तो सेट की तीनों फॉर्म एक होती है। द सन हैविंग सेट, कामा करने के बाद देखिए रिजल्ट वाला वक्त टोटल उतार दिया। द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तीसरा वाक्य लिखा हूं, द वर्क वाज डन। दूसरा है वी वेंट बैक होम। अब यहाँ पे देखिए कार्य पूरा हो गया, हम घर वापस आ गए। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन के लिए, हम घर वापस आ गए, क्यों आ गए? क्यों आ गए? तो देखिए क्योंकि वर्क डन हो गया। यहाँ देखिए वाज के साथ क्या आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, द वर्क हैविंग बीन डन, कामा लगाए, रिजल्ट वाले वाक्य को टोटल उतार दिए। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अध्यापक क्लास में प्रवेश किए, विद्यार्थी खड़े हो गए। तो देखिए विद्यार्थी खड़े क्यों हुए? खड़े होने का रीजन क्या है? क्योंकि ये देखिए टीचर इंटर हो गए, टीचर प्रिंसिपल है, स्वतंत्र यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम क्या लगाएंगे, हैविंग। द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास, कामा करेंगे, जिस पे रीजन का प्रभाव पड़ रहा उस वाले वाक्य को हमको कामा के साथ उतार लेना है। द स्टूडेंट स्टूड अप। ये था हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसमें किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।